नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी क्या चीज होती है। उसके बाद में हमने बेल्जियम की कहानी पढ़ी थी, फिर श्रीलंका की कहानी पढ़ी थी। श्रीलंका की कहानी पढ़ने के बाद श्रीलंका में बहुसंख्यक पढ़ा था, यानी कैसे श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ और किस प्रकार से गृह युद्ध का रूप लिया और कैसे गृह युद्ध समाप्त हुआ। ये सारी चीजें पिछली कक्षा में हमने पढ़ी। अगर जिस विद्यार्थी ने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो वो कक्षा को देखना, उसको लाइक करना, उसको शेयर करना और उस पर कमेंट करना, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज शुरू करते हैं हम उससे अगला टॉपिक है बेल्जियम की समझदारी। अब देखो, श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष हुआ था, उस जातीय संघर्ष को देखकर बेल्जियम ने कैसे समझ पकड़ी, किस प्रकार से अपने संविधान में संशोधन किए और किस प्रकार से अपनी समझदारी दिखाई, ताकि बेल्जियम है वो देश अखंड रह सके, उसके टुकड़े ना हो सके। इस कारण इसे देश को अखंड रखने के लिए बेल्जियम ने किस प्रकार से समझदारी की। अब देखो, अपना टॉपिक है बेल्जियम की समझदारी। आराम से समझना, इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, आराम से एकदम। अगर एक एक लाइन गौर से सुनोगे, देखोगे, गौर से समझोगे तो हर लाइन याद होगी। चलो देखो, इससे पहले मैं आपको दो लाइनें बता देता हूं, उनको अपने जीवन में ढालना, उन पर गौर करना। कामयाबी की हर शिखर पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। जी लगाकर मेहनत करना है विद्यार्थियों, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। चलो करते हैं शुरू। अब देखो, बेल्जियम में किसकी बात करते हैं? बेल्जियम की। बेल्जियम में अब बात करते हैं बेल्जियम की समझदारी की। तो बेल्जियम में, अब देखना, गौर से सुनना, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष को देखकर, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष को देखकर अपने संविधान यानी बेल्जियम के संविधान में 1970 से लेकर, कब से? 1970 से लेकर 1993 के बीच में, 1970 से लेकर 1993 के बीच में अपने संविधान में 4 संशोधन किए। जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे बेल्जियम मॉडल भी कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है छोटा। क्या क्वेश्चन बनता है? बेल्जियम मॉडल किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि बेल्जियम मॉडल किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसमें लिखोगे, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष को देखकर अपने संविधान में 4 संशोधन 1970 से 1993 के मध्य किए, जिसे बेल्जियम मॉडल कहा जाता है। अब इसमें जो संशोधन किए
वो कौन कौन से संशोधन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं संशोधन नंबर 1। संशोधन नंबर 1 नंबर संशोधन की बात करते हैं कि बेल्जियम में पहला संविधान संशोधन किस प्रकार से किया गया। क्या चीज देखनी है हमें, क्या चीज समझनी है कि बेल्जियम में पहला संविधान संशोधन किस प्रकार से किया गया ताकि देश है वो अखंडित रह सके, देश के टुकड़े ना हो, देश में जातीय संघर्ष ना हो। इस चीज को समझने के लिए, इन चीजों से बचने के लिए बेल्जियम ने संविधान में संशोधन किए थे। तो पहला देखो, संविधान में यह प्रावधान था, संविधान में यह प्रावधान था। अब संविधान में क्या प्रावधान लिया गया, संविधान में यह प्रावधान था। किस बात का प्रावधान, क्या चीज ली गई है, जरा गौर से सुनना, ध्यान लगाकर समझना। चलो देखो, बेल्जियम की सरकार में, इसमें बात चल रही है पूरे देश की, बेल्जियम की सरकार में, गौर से सुनना जरा, बेल्जियम की सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी, डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की, डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। किसकी, बेल्जियम की सरकार है, उस सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ये बात बेल्जियम मॉडल के पहले संविधान संशोधन में की गई। और इसमें और क्या चीज की गई और क्या कहा गया, मंत्रियों में, इसमें मंत्रियों में यह भी फैसला किया गया, यह भी फैसला किया गया कि कोई एक भाषी लोग फैसला नहीं ले सकते। इस बात को समझना। अब मंत्रियों के अंदर इस बात का भी फैसला लिया गया कि कोई भी फैसला अगर लेना है, कोई नियम बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो एक भाषी लोग, यानी यहां पर ये भी लिख सकते हैं एक समुदाय के लोग, क्या लिख सकते हैं, एक समुदाय के लोग है या एक समुदाय के मंत्री है, वो फैसला नहीं ले सकते। यानी कोई भी कानून बनाना है तो उसके अंदर जितने डच भाषा के मंत्रियों की सहमति है, योगदान है, उतना ही सहमति या योगदान किसका होना चाहिए, फ्रेंच भाषी लोगों का होना चाहिए। यानी कि एक तरफ फैसला नहीं लिया जा सकता। ये बेल्जियम मॉडल का पहला संविधान संशोधन था। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं कि बेल्जियम मॉडल में
दूसरा संशोधन कौन सा किया गया? क्या बात करते हैं? बेल्जियम मॉडल में दूसरा संशोधन है, कौन सा किया गया? तो संशोधन नंबर 2, संविधान संशोधन नंबर 2। अब इसमें देखो, समझते रहना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो में कमेंट करके बताना है आपको क्लास पसंद आई या नहीं आई, आपको समझ आया या नहीं आया। ये बात आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। चलो देखो, इसके बाद में देखो, अब देखो बेल्जियम की, इसकी बेल्जियम की केंद्र सरकार ने, बेल्जियम की केंद्र सरकार ने अपनी, बेल्जियम की केंद्र सरकार ने अपनी कुछ शक्तियां, अपनी कुछ शक्तियां, बेल्जियम की केंद्र सरकार ने अपनी कुछ शक्तियां देश के 2 इलाकों, देश के 2 इलाकों की, देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को, देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सौंप दी गई। बेल्जियम की केंद्र सरकार ने अपनी कुछ शक्तियां ली और देश के यानी बेल्जियम के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सौंप दी गई। वो क्षेत्रीय सरकार कौन कौन सी थी? एक तो थी फ्लेमिश, कौन सी थी? फ्लेमिश। और दूसरी क्षेत्रीय सरकार किसकी थी? वेलोनिया की। किसकी थी? वेलोनिया की। इन दोनों क्षेत्रों को केंद्र सरकार ने कुछ शक्तियां दे दी और ये क्या हुआ? बेल्जियम मॉडल का दूसरा संविधान संशोधन था। इसके बाद में देखते हैं तीसरा संशोधन। संशोधन नंबर 3। अब बात करते हैं तीसरे संशोधन की। कौन किसकी? तीसरे संशोधन की। तो मैं तीसरा संशोधन करवा रहा हूं, आप तब तक इसको दूसरे को आराम से पढ़ो। अब देखो, ब्रुसेल्स में, इसमें ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार है। जरा गौर से समझना, ये संशोधन थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन आप समझना गौर से, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार है। क्या है? ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार है। इसमें यानी सरकार में, इसमें यानी सरकार में दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व समान या बराबर है। अब देखो, अब दोनों समुदायों का, जैसे पहला संशोधन हमने पढ़ा था, उसके अंदर डच और फ्रेंच के मंत्रियों की संख्या क्या थी? बराबर थी। डच और फ्रेंच के मंत्रियों की संख्या एकदम बराबर थी। फिर हमने उससे पहले पढ़ा था, हमने क्या चीज पढ़ी थी कि ब्रुसेल्स में डच अल्पसंख्यक है और फ्रेंच बहुसंख्यक है, और बेल्जियम में फ्रेंच अल्पसंख्यक है और डच बहुसंख्यक है। अब केंद्र सरकार में डच भाषी लोगों ने फ्रेंच भाषी लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया, तो फिर ब्रुसेल्स में क्या होगा? ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो डच भाषी लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व देंगे, क्योंकि इन्हें बेल्जियम की केंद्र सरकार में फ्रेंच लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इसके बाद में इसमें आगे देखो, इसमें दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व
समान है। ब्रुसेल्स में, इसी में याद रखना है, ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व होने के कारण कोई एक समुदाय, प्रतिनिधित्व समान होने के कारण कोई एक समुदाय एक तरफा फैसला नहीं ले सकता है। प्रतिनिधित्व समान होने के कारण एक समुदाय फैसला नहीं ले सकता है। यानी कोई फैसला लेना है या कोई राजधानी में कोई कानून बनाना है, फैसला लेना है या फिर राजधानी में कोई कानून बनाना है, तो दोनों भाषी या दोनों समुदायों की, यानी डच भाषी लोगों की और फ्रेंच भाषी लोगों की जो प्रतिनिधित्व है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो इसके बाद में देखते हैं संविधान संशोधन नंबर 4। कौन सा? संविधान संशोधन नंबर 4। संशोधन नंबर 4। अब इसमें चौथा संविधान संशोधन में क्या लिखा गया, क्या बात कही गई वो देखो। केंद्र सरकार, कौन सी सरकार? केंद्र सरकार, यानी बेल्जियम की सरकार, पूरे बेल्जियम की सरकार यानी केंद्र सरकार, व क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार यानी जो बेल्जियम के दो इलाकों में फ्लेमिश की सरकार और वेलोनिया की सरकार, फ्लेमिश की सरकार और वेलोनिया की सरकार के अलावा, के अलावा एक तीसरी सरकार होगी, के अलावा एक तीसरी सरकार होगी जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाता है। केंद्र सरकार व क्षेत्रीय सरकार के अलावा एक तीसरी सरकार होगी, उसे किस नाम से जाना जाता है? सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता है। ये तीसरी सरकार कौन तय की गई? तय क्यों की गई? क्योंकि जो लोग शासन करें, यानी कि जो ताकतवर लोग है वो शासन करें, इसलिए नहीं ताकि कि प्रत्येक व्यक्ति है वो सत्ता में भाग ले सके, प्रत्येक व्यक्ति को शासन करने का मौका मिले। जैसे बात करते हैं जर्मन भाषा लोगों की, जर्मन भाषी लोगों की, जो संख्या में कितने हैं? 1% है। कितने हैं? 1% है। तो बताओ फ्रेंच और डच का सभी जगह विवरण आ गया, तो जर्मन भाषा वाले लोग कहाँ पर शासन करेंगे? यानी जो लोग संख्या में कम है, अल्पसंख्यक है या कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको भी शासन करने का देश में मौका मिलेगा। इसलिए तीसरी सरकार बनाई गई कहाँ पर? बेल्जियम में। ये बेल्जियम के चारों मॉडल थे। अगर समझ में आए, बेल्जियम मॉडल है और ये चारों संविधान संशोधन अगर आपके समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, किस कारण सत्ता की साझेदारी, यानी किस कारण से शासन का बंटवारा किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, क्या यह जरूरी है, इसी बात को समझेंगे। अभी ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।
सतह की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसे आप गौर से समझना, ध्यान से समझना। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके सहपाठी है वो भी इस क्लास का आनंद ले सके और अपने जो अध्याय है उसको बढ़िया से समझ सके, ताकि बोर्ड में आपके नंबर ना कटे। एक एक करके सभी लेसनों की वीडियो है वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी क्लासें लगेगी, पहले पॉलिटिकल साइंस की यानी राजनीति विज्ञान की लगेगी, उसके बाद में भूगोल की लगेगी, फिर इतिहास की लगेगी और फिर अर्थशास्त्र की लगेगी। सामाजिक की पूरी क्लासें आपको श्री श्याम क्लासेज चैनल पर आपको मिलेगी। कड़ी से कड़ी जोड़ते रखना, और कड़ी से कड़ी अगर जोड़ते रखोगे और साथ साथ लेसन को समझोगे और याद करोगे, आसानी से एसएसटी आपको याद हो सकती है और आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये टॉपिक है हमारी समझ में नहीं है, आप करो, तो मैं उसको दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। सतह की साझेदारी क्यों जरूरी है। अगर वैसे बात करें तो ये हमारा टॉपिक है और वैसे बात करें तो ये हमारी क्या है, एक क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड में पूछ भी लिया जाता है कि सतह की साझेदारी करना क्यों जरूरी है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सतह की साझेदारी करना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन हमें कई बार पूछ भी लिया जाता है। चलो देखो फिर इसको हल करते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। तो देखो आंसर देखो इसको क्या लिखोगे, सतह की साझेदारी। किसकी साझेदारी, सतह की साझेदारी। सतह की साझेदारी इसलिए जरूरी है कि अगर, इसलिए जरूरी है कि अगर शासन का बंटवारा, अगर शासन का बंटवारा नहीं होगा तो, नहीं होगा तो सभी लोगों या फिर अल्पसंख्यकों को, सभी लोगों को या फिर अल्पसंख्यकों को शासन करने का मौका नहीं मिलेगा और उनके साथ भेदभाव होगा, जिससे देश खंडित हो सकता है। अर्थात देश के टुकड़े हो सकते हैं। इस लाइन यानी कि सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है कि अगर शासन का बंटवारा नहीं होगा तो कमजोर वर्ग के लोगों या अल्पसंख्यकों को शासन करने का मौका नहीं मिलेगा और उनके साथ देश में भेदभाव होगा, जिस कारण देश के क्या हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं या देश खंडित हो सकता है। अब दूसरा कारण देखो क्यों जरूरी है। दूसरा कारण क्या है, बहुसंख्यक लोग, ये पहला स्टार था, ये दूसरा। बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों का, बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों को परेशान करेंगे, उन्हें बात बात के नीचे दबाएंगे और अपना जो बहुसंख्यक लोग है वो क्या करेंगे, अपना वर्चस्व है वो अल्पसंख्यक लोगों पर अपना वर्चस्व कायम करेंगे।
इसी कारण ये कायम न करें और किसी को भी परेशान न करें, इसलिए सतह का साझेदारी जरूरी है। अब तीसरा रीजन देखो इसका, तीसरे रीजन में क्या होता है। अब देखो सतह की जो साझेदारी है, सतह की साझेदारी, सतह की साझेदारी है वो किसकी है, लोकतंत्र की आत्मा है। सतह की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सतह की साझेदारी है वो क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि सतह की साझेदारी है वो किसकी आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है। उसके बाद में आगे देखो इसमें सत्ता यानी शासन को इस प्रकार से बांटा जाए, सत्ता के शासन को किसको, सत्ता के शासन को इस अनुसार या इस प्रकार बांटा जाए कि हर व्यक्ति देश में, हर व्यक्ति देश में शासन कर सके, इसलिए कि हर व्यक्ति है वो क्या कर सके, देश में शासन कर सके, इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। नोट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।